ओके, क्लास 11th आप लोगों को मैंने फोटोसिंथेसिस का चैप्टर स्टार्ट कराया था, जिसमें हम उसकी लाइट रिएक्शंस जो थे पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के बारे में पढ़ा है। अब हम फोटोसिंथेसिस की दूसरी रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। लाइट रिएक्शन में क्या हुआ था, हमारा जो वाटर था उसकी फोटोलिसिस हुई थी, पानी टूटा था और ऑक्सीजन रिलीज हुई थी और एटीपी और NADPH बने थे। ठीक है, अब जो लाइट रिएक्शन में एटीपी और NADPH बने हैं वो डार्क रिएक्शन में यूज होने वाले हैं। क्यों यूज होंगे? ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेंगे, रिडक्शन प्रोसेस इसमें होगा बेसिकली। डार्क रिएक्शन जो है ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी हम इनको बोलते हैं, राइट। या फिर इसको हम केल्विन चक्र के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? केल्विन था। अब ये जो डार्क रिएक्शन है एक्चुअली में इसके नाम से लगता है जैसे ये अंधेरे में होती हैं। ऐसा नहीं है कि ये अंधेरे में ही होती हैं, पर इनको होने के लिए लाइट का होना आवश्यक नहीं है। कि ये वाली जो रिएक्शंस हैं वो ये नहीं है कि अगर लाइट होगी तभी होंगी, अदरवाइज ये नहीं होंगी। ये रात के समय में भी हो सकती हैं और दिन के समय में भी हो सकती हैं। इन्हें लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन हम कहते तो हैं, पर कहीं ना कहीं लाइट यहाँ पर जरूरी नहीं है। इन रिएक्शंस के लिए लाइट जरूरी नहीं है, पर लाइट रिएक्शन से मिलने वाले जो पदार्थ हैं वही इन रिएक्शंस को पूरा करते हैं। लाइट रिएक्शन में जो हमारे सिमुलेटरी पावर्स जनरेट हुई हैं एटीपी और NADPH की फॉर्म में, वही पदार्थ जो हैं यूज होंगे डार्क रिएक्शन में टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब जो डार्क रिएक्शन है इसमें हमने पढ़ना है केल्विन चक्र, या इसे केल्विन चक्र भी बोला जाएगा, केल्विन चक्र या C3 चक्र। इसको हम ना डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट तरह के 3 तरह के चक्र मिलेंगे। एक केल्विन चक्र, C3 चक्र जिसे बोलेंगे। हैच एंड स्लैक पाथवे जो होता है ये मिलेगा हमें C4 प्लांट्स के अंदर। C4 प्लांट्स क्या होते हैं वो भी बताऊंगी आपको। और क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म कैम प्लांट्स के अंदर CAM चक्र जो है वो मिलता है। ये तीनों चक्र हमने लेने हैं। ये चक्र जो है वो डिपेंड करते हैं किस तरह का प्लांट्स अनुकूलन शो करते हैं और किस तरह के भौगोलिक वातावरण में वो पाए जाते हैं। उनकी वातावरणीय स्थिति को देखकर उनके अंदर ये जो केल्विन चक्र है वो थोड़ा सा मॉडिफाइड हो गया है। एक्चुअली में ये केल्विन चक्र के ही फॉर्म्स हैं, हैच एंड स्लैक भी और क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म भी, पर इसमें थोड़ा सा केल्विन चक्र मॉडिफाइड हो गया है। मॉडिफिकेशन क्यों हुई है? क्योंकि वो प्लांट्स की के अंदर जो अनुकूलन हुए हैं, वातावरणीय अनुकूलन, वातावरणीय मतलब उन किस तरह के वातावरण में रहते हैं, तो उनकी एनाटॉमी में, उनके सेल्स में थोड़ा सा चेंज आ जाता है, इसलिए ये चक्र भी थोड़ा सा मॉडिफाइड हो जाता है उन प्लांट्स के अंदर। हमने 1 by 1 तीनों चक्र लेने हैं। बेसिक जो चक्र है डार्क रिएक्शन का, दैट इज केल्विन चक्र। इसे C3 चक्र भी कहते हैं। C3 चक्र क्यों कहते हैं वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। पहले हम लेते हैं कि केल्विन चक्र में होता क्या है। केल्विन चक्र में हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका अपचयन होगा। अपचयन यानी कि उसकी रिडक्शन होगी, इसमें हाइड्रोजन ऐड होगी, हाइड्रोजन का ऐड होना, इलेक्ट्रॉन्स का ऐड होना, ऑक्सीजन का निकलना। ये तीनों प्रोसेसेस में से अगर कुछ भी होता है तो हम उसे अपचयन या रिडक्शन कहते हैं। तो इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है और इसमें जो पहला उत्पाद बनता है वो 3 कार्बन कंपाउंड है, इसीलिए इसे हम C3 चक्र भी कहते हैं। पहला उत्पाद जो बनेगा वो 3 कार्बन कंपाउंड है, यानी कि 3 कार्बन वाला कंपाउंड है और इसीलिए C3 चक्र भी कहा जाता है। ये जो केल्विन चक्र है उसमें बेसिकली हमारे पास 3 प्रोसेसेस होते हैं। पहला कार्बोक्सिलेशन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होती है, ठीक है। दूसरा होता है रिडक्शन। रिडक्शन के साथ ही आपको ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल भी मिलेगा। ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल का मतलब होता है ग्लाइकोलिसिस का उल्टा। ग्लाइकोलिसिस जो पढ़ोगे आप आगे रेस्पिरेशन में पढ़ोगे, श्वसन वाला चैप्टर हमने पढ़ना है। श्वसन वाले चैप्टर में पूरा ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस आप डिटेल में पढ़ोगे, तब आपको क्लियर हो जाएगा। और ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल का मतलब ग्लाइकोलिसिस का उल्टा प्रोसेस शुरू हो जाता है। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो है वो एक्चुअली में रेस्पिरेशन की ऑपोजिट रिएक्शन है। जब आप रेस्पिरेशन, नेक्स्ट चैप्टर में आप रेस्पिरेशन को डिटेल में पढ़ लोगे, आपको ये चीज भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी।
अभी फिलहाल के लिए इसमें एक कार्बोक्सिलेशन होगा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगी, ठीक है, और एक होगा इसमें ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल और रिडक्शन टुगेदर। रिडक्शन किसका होता है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो रही है। मैं इसको 1 बाय 1 सभी स्टेप्स में आपको बताऊंगी। और हमारे पास जो है पहले बनेगा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है लिखा फॉस्फोग्लिसरेट इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ही एक्चुअली में। अब ये जो फॉस्फोग्लिसरेट है इसमें एक और एटीपी जब आके जुड़ेगा तो ये 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाएंगे, क्योंकि एक एटीपी एक फॉस्फेट ग्रुप और आके अटैच हो जाएगा। चलो अभी पहले समरी देखते हैं, उसके बाद मैं डिटेल लूंगी तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। ओके, फर्स्ट था हमारा कार्बोक्सिलेशन, दूसरा है हमारा रिडक्शन या रिडक्शन एंड साइड बाय साइड ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल, और तीसरा प्रोसेस जो है वो है हमारा रीजेनरेशन ऑफ RUBP, राइबोलोज बायफॉस्फेट का पुनर्जनन। ये 3 स्टेप्स हैं। अब ये RUBP क्या है ये भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। मैं आपको चक्र दिखाती हूँ जो आपकी बुक में यहां पर बना हुआ है, ये देखिए, ठीक है। यहाँ आपकी बुक में ये जो चक्र बना हुआ है ये एक्चुअली में फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड की फॉर्मेशन को शो कर रहा है, राइट, क्योंकि वो 3 कार्बन कंपाउंड है इसलिए इन्होंने हर एक के 3-3 अणु ले लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के 3 अणु ले लिए। इसको मैं थोड़ा सा और विस्तार में खोल के बता दूंगी तो आपको जो पीछे लिखे स्टेप्स हैं वो समझ में आ जाएंगे, और ये 18 ATP और 12 NADPH कैसे बने ये भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं जो लूंगी अपने हिसाब से आपको विस्तार में खोल के बताऊंगी ताकि पीछे लिखे हुए स्टेप्स आपको क्लियर हो जाएं। देखो यहाँ पर हमारे पास RUBP इज द राइबोलोज बायफॉस्फेट। राइबोलोज बायफॉस्फेट यहाँ पे आपको लिखा हुआ है RUBP, ठीक है। ये जो RUBP राइबोलोज बायफॉस्फेट है ये राइबोलोज शुगर है। जैसे राइबोज शुगर आपने पढ़ी 5 कार्बन कंपाउंड होता है, आपने पीछे कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े जिसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा, राइबोज शर्करा पढ़ी। राइबोज शर्करा का ही आइसोमर है राइबोलोज, और इस 5 कार्बन कंपाउंड के साथ 2 फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड होते हैं, इसीलिए हम इसे राइबोलोज बायफॉस्फेट कहते हैं। इतना नॉमेनक्लेचर IUPAC नॉमेनक्लेचर आपने अपनी केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। राइबोलोज बायफॉस्फेट ये ऑलरेडी हमारे पास सेल्स में उपस्थित होता है, प्लांट सेल में। अब ये RUBP क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने का काम करता है। हमें पता है हमें फोटोसिंथेसिस में क्या चाहिए, हमें फोटोसिंथेसिस में चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड और हमें चाहिए वाटर, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर तो हम देखा है उसकी फोटोलिसिस हो गई किसमें, लाइट रिएक्शन में। अब बचा बेचारा कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर की क्या हो गई, फोटोलिसिस, और कार्बन डाइऑक्साइड हमने फिक्स करनी है जो हमने एटमॉस्फेयर से ली है, प्लांट्स ने फिक्स करनी है। अब प्लांट के अंदर एक कंपाउंड है 5 कार्बन वाला RUBP और 1 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से आ गई, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर टोटल कितने हो गए, 6 कार्बन हो गए, पर एक्चुअली में हमारे पास जो कंपाउंड बनता है वो 3 कार्बन कंपाउंड बनता है। कितने कार्बन कंपाउंड बनता है, 3 कार्बन वाला कंपाउंड बनता है, वो है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और क्योंकि ये टोटल 6 कार्बन थे तो इस 3 कार्बन वाले कंपाउंड के कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 2 मोल्स बनेंगे, ठीक है। 2 मोल्स बनेंगे क्योंकि ये टोटल कितने कार्बन थे, 6 कार्बन थे, 5 RUBP के और 1 हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का, तो 3 कार्बन कंपाउंड बनेगा पर उसके 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। फिर ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसमें क्या होगा, इसके साथ एक और फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच होगा। वो फॉस्फेट ग्रुप इसको कहाँ से मिलेगा, ATP से। और ये ATP कहाँ से आया, जो हमें लाइट रिएक्शन में मिले थे, ठीक है। अब इसका एक फॉस्फेट इस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के साथ जाकर लग गया और ये बन गया 1,3 बायफॉस्फेट ग्लिसरिक एसिड। 1,3 बायफॉस्फेट ग्लिसरिक एसिड का मतलब क्या है, एक फॉस्फेट ग्रुप फर्स्ट कार्बन पे अटैच्ड है, दूसरा फॉस्फेट ग्रुप जो है वो 3rd कार्बन पे अटैच्ड है, ठीक है। ये बन गया 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसके भी 2 मोल्स बनेंगे। अब ये 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरिक एसिड का क्या होगा, रिडक्शन होगा, राइट, रिडक्शन
रिडक्शन मतलब ये रिड्यूस हो जाएगी, इसमें एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी, और रिडक्शन कौन करवाएगा? NADPH। अब जब ये रिडक्शन कराएगा तो अपना हाइड्रोजन दे देगा और बेचारा क्या निकल जाएगा उसमें से? NADP। ये निकल गया क्योंकि इसने अपना हाइड्रोजन दे दिया। जो निकल गया उसका एरो इस तरह से आप दिखाते हो, जो एड ऑन होता है उसको इस तरह से एड ऑन होता हुआ दिखाते हो, और जो निकला हुआ है उसको एरो के थ्रू ऐसे दिखाओगे। तो NADPH कहाँ बना था? लाइट रिएक्शंस में बना था। इस NADPH का हाइड्रोजन जो है वो मिल गया इसको। जब एसिड को हाइड्रोजन मिल जाता है तो वो अल्डिहाइड बन जाता है, तो हमारे पास बन गया 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। अब ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बना है, ये भी एक 3 कार्बन कंपाउंड है, 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे इसके भी। अब इसमें से हमारे पास जो 3 कार्बन कंपाउंड है, ये इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इसकी 5 कार्बन तो जो जाके किसको रीजनरेट कर देती हैं? RUBP को बाय द नंबर ऑफ रिएक्शंस। और इसमें भी कई नंबर ऑफ रिएक्शंस होती हैं, वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। और एक हमारी जो कार्बन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बन है, वो आगे ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण करने में लग जाती है। ये ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल के द्वारा जो ग्लूकोज का निर्माण होता है, यानी कि फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से ग्लूकोज का निर्माण होने की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारे पास जो एक चक्र में एक कार्बन मिली, ग्लूकोज के पास कितनी कार्बन होती हैं? ग्लूकोज के पास होती हैं 6 कार्बन। तो यहाँ पे ये कह सकते हो कि ग्लूकोज का 1/6 मॉलिक्यूल का निर्माण हुआ। 6 कार्बन हैं पर अभी तक बेचारे को 1 कार्बन बनी, क्योंकि 5 कार्बन तो क्या हो गई? RUBP को रीजनरेट करने में चली गई, राइट। जब RUBP का रीजनरेशन होगा तब भी ATP यूज हो जाएगा, और ये ATP भी कहाँ से आएगा? लाइट रिएक्शन से आएगा। अब हमारे पास एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए इस केल्विन चक्र का 6 बार, कितनी बार होगा ये? 6 टाइम। एक केल्विन चक्र जो है वो 6 टाइम रिपीट होगा, तो हमारे पास एक ग्लूकोज जो है मॉलिक्यूल बनेगा। अब हमारे पास ये रिएक्शन जो हैं फोटोसिंथेसिस की कंप्लीट होती हैं। अब यहाँ पर ATP जो आपकी बुक में लिखा हुआ है ना, 18 ATP बनते हैं, यूज्ड अप होते हैं, और 12 NADPH। कैसे यूज्ड अप होते हैं 18 ATP? क्योंकि कितनी बार ये चक्र घूमा है, एक कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल फिक्स होता है, हमें कितने फिक्स करने हैं? 6। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल फिक्स करने के लिए एक चक्र में एक CO2 फिक्स हो रही है। एक CO2 फिक्स करने के लिए 2 ATP यूज हो रहे हैं। 6 CO2 फिक्स करने के लिए 6 टाइम ये चक्र रिपीट करने के लिए 6 × 2 ATP यूज होंगे यहाँ पे, और यहाँ पे भी ATP यूज हो रहा है, तो 6 × 2 12 हो गए, और यहाँ पर एक ATP यूज हो रहा है, 12 + 6 हो गए 18, और यहाँ पे NADPH भी 2 मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं। यहाँ पे मैंने आपको 2 मोल्स लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर 6 × 2 12 NADPH यूज होंगे हमारे पास एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जनरेट करने के लिए। ठीक है, समझ गए? ये वीडियो को आप चाहे 2 बार रिपीट करके देखो, आपके लिए ऑल टुगेदर नया है, इसलिए आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। पहले आप इसको वीडियो को देखो, थोड़ा सा बुक में से रीड करो, फिर वीडियो देखो तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो 3 प्रोसेसेस, एक कार्बोक्सिलेशन हम RUBP की कर रहे हैं। RUBP रुबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में, यस वेरी इंपॉर्टेंट, रुबिस्को एक ऐसा एंजाइम है जो कार्बोक्सिलेशन का काम भी करता है, ऑक्सीजनेशन का काम भी करता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करेगा, और अगर ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो ये ऑक्सीजन को फिक्स करेगा। तो रुबिस्को इज दैट एंजाइम जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों फिक्स करेगा डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा एबंडेंट प्रोटीन माना जाता है हम अगर लिविंग सेल्स की बात करें। तो RUBP कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने का काम करता है, ग्लिसरिक एसिड बनाता है, ग्लिसरिक एसिड के साथ एक फॉस्फेट आके अटैच हो गया, 1,3-बायफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना, इसकी रिडक्शन हुई तो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बना। इसके बाद ये फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड कई तरह की रिएक्शंस के बाद, जो ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल रिएक्शन है, उनके बाद ग्लूकोज का निर्माण करेगा। पर एक केल्विन चक्र में एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल फिक्स हो रहा है,
हमें ग्लूकोज का निर्माण करने के लिए 6 कार्बन चाहिए, तो 6 कार्बन के लिए इसे 6 बार रिपीट होना पड़ेगा, और 6 बार रिपीट होने पर हमारे पास, मैंने आपको बताया, 6 × 2 12 प्लस 6 ये वाले एटीपी हो गए, 12 + 6 18 एटीपी, और 12 NADPH जो है वो यूज होंगे एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जेनरेट करने के लिए। तो सोचिए हमें हमारी लाइट रिएक्शन में कितनी एनर्जी जो है वो जेनरेट होती है, और वो कितनी एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जेनरेट करने के लिए, राइट। तो यहाँ पर हमारी डार्क रिएक्शन में केल्विन चक्र जो है वो कंप्लीट